निकालो। एपी, जिसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर जो है एक पार्ट है ऑफ द चैप्टर कॉल्ड एज सीक्वेंस एंड सीरीज। इसका एक छोटा सा पार्ट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंसेस का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज को अपन बोलते हैं ना सीक्वेंस में लगाओ, मतलब एक पैटर्न बोलते हैं अपन। ये एक सेट डिफाइंड रूल के साथ में जो है एक के बाद एक चीज आना, जिसको हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर तीन चार चीज बता दे तो हम लोग प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि चौथी चीज क्या है या पांचवी चीज क्या है ना। अब वैसे ही हमारे पास में आते हैं प्रोग्रेशंस। प्रोग्रेशंस में दो टाइप है, एक है अरिथमेटिक, एक है ज्योमेट्रिक, जिसमें से हम लोग ये साल पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक। 9th को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इंट्रोड्यूस कर दिया है। 11th का टॉपिक है एपी एंड जीपी, तो हम एपी पढ़ते हैं। 9th को ये साल जो है सिलेबस में इंक्लूड कर दिया उन्होंने एपी प्लस जीपी, एज वेल एज एडवांस को इंक्लूड किया है सीक्वेंस एंड सीरीज, ताकि आगे उनको मदद हो। अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले बात करते हैं प्रोग्रेशन की। अगर मैं बात करूं प्रोग्रेशन की, नॉर्मल वर्ड है प्रोग्रेस। आपके पास में आपका कार्ड बनता कौन सा? प्रोग्रेस कार्ड बनता। अब किसी का प्रोग्रेस कार्ड रहता कि हर बार ऊपर जाता, किसी का प्रोग्रेस कार्ड रहता कि हर बार, है ना, किसी का प्रोग्रेस कार्ड रहता कभी ऐसा ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, है ना। कैसा रोल नंबर है, सीटिंग अरेंजमेंट क्या है, उसके हिसाब से ऊपर नीचे हो जाता उसका, नहीं तो फिर या तो नीचे या तो ऊपर। अब प्रोग्रेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे, या तो आप पॉजिटिवली प्रोग्रेस कर सकते हो या तो आप निगेटिवली प्रोग्रेस कर सकते हो। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की खासियत यह है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जो जो हमारे पास सीक्वेंस या सीरीज के जो टर्म्स रहेंगे, वो टर्म्स जो है अरिथमेटिकली ही आगे बढ़ेंगे। मतलब या तो पॉजिटिवली या तो एक फिक्स्ड वैल्यू के साथ आगे चलना है, या तो पॉजिटिवली या तो उसमें कौन से नंबर से आप ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फिक्स वाला वो आपका इंटीजर हो सकता है, वो आपका डेसिमल हो सकता है, वो आपका फ्रैक्शन हो सकता है, वो आपका इरेशनल नंबर हो सकता है, कुछ भी चलेगा। रियल नंबर्स के अंदर हमारे पास जो जो नंबर्स के साथ एक फिक्स्ड वैल्यू के साथ वो आगे बढ़ रहा है तो हमें चलेगा। फिक्स्ड वैल्यू के साथ बढ़ती हुई संख्या या फिक्स्ड वैल्यू के साथ घटती हुई संख्या, दोनों भी हमारे पास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही कहलाई जाएंगी। जैसे बहुत सिंपल सा है, अगर अपन सिर्फ सीक्वेंस के बारे में बात करें तो आप बता सकते हैं कि इसके बाद में क्या आएगा, क्या 25, बराबर। अब कोई बीच वाली अगर वैल्यू देखना है तो अपने को, कोई अगर मेरे को ऐसा बोल दे क्या आएंगे वैल्यू, संडे। तो जरूरी है क्या कि जैसे इसके अंदर हमारे पास स्क्वायर था तो इसके अंदर कोई अल्फाबेट का वर्ड बने उसके हिसाब से अपन बटे। वही अगर मेरे को ऐसा बोले ए, बी छोड़ के सी, डी छोड़ के ई, एफ छोड़ के जी, तो इसके साथ क्या आएगा। अब इसमें तो कोई वर्ड बन रहा था क्या, तो हर एक अलग अलग टाइप के आपके प्रोग्रेशन, सीक्वेंसेस, सीरीज पॉसिबल है। इन सब में से जो हमें पढ़ना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो कैसा होगा, ये ऐसा। इसके बाद क्या आएगा, हो गया, ये है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अगर वही घटता हुआ रहेगा तो 10, 8, 6, 4, फिर क्या आएगा। अब जो वैल्यू जिससे आप बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, कम हो रहा है या बढ़ रहा, वो जो कांस्टेंट वैल्यू है वो होता है कॉमन डिफरेंस। वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। जिससे शुरुआत होती है वो पहला टर्म है, उसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म। क्या बोल देंगे उसको, दूसरे टर्म को क्या बोलेंगे, फिर तीसरे को, nth टर्म को nth टर्म। ठीक है, अब टर्म है तो t ले लिया उन्होंने वैल्यू t1, t1 को स्पेशल लेटर से डिनोट किया है a। फिर t2 माइनस t1 कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस। t3 माइनस t2 करेंगे तो भी, t4 माइनस t3 करेंगे तो भी, लेकिन t5 माइनस t2 करेंगे तो होता क्या d। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि भैया कोई भी कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स जो है उसका डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, इक्वल। कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस विल बी इक्वल एंड दैट डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस इन माय एपी। ठीक है,
ये लिखने की जरूरत नहीं इतना कुछ, जो लिखना है वो क्या है देखो। एपी में हमारे पास में फर्स्ट टर्म को हम बताएंगे T1 बोलो या फिर ए बोलो, ठीक है। फिर कॉमन डिफरेंस जो है वो किससे बताएंगे आप, डी से बताएंगे। nth टर्म जो होता है आपका वो Tn से बताएंगे। लास्ट टर्म अगर बोला कभी किसी ने तो उसको L से बताएंगे, है ना। ये हमारे टर्मिनोलॉजीज है। पूरे के पूरे चैप्टर में दो भाग है, एक है नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर बेस पूरा या nth टर्म के ऊपर गेम, सेकेंड इज सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स या सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, फर्स्ट 10 टर्म्स, फर्स्ट 50 टर्म्स, तो वो सम वाला पार्ट है, दैट इज सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में और कौन से नंबर का टर्म कितना होता है उसके बारे में बोला जाएगा, ठीक है। उसके लिए एक ही फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला कैसा है एक बार अपन समझते हैं। अभी इसके लिए मैं हमेशा एक एग्जांपल देता, मेरे को बताओ देवी के मंदिर को गया है क्या, कोई भी देवी के मंदिर गए क्या, कितने देवी के मंदिर गए आप आज तक, 2 3 4, सारे देवी के मंदिर में देवियां रहती, उसके अलावा और क्या कॉमन है, हाँ वो तो मंदिर ही है ना, मंदिर में अपन जा रहे तो मंदिर और मंदिर के अंदर जो देवी है वो, उसके अलावा और कुछ कॉमन है क्या वहां पे, आपने कुछ देखा है, हाँ घंटी और दान पेटी और हाँ, जब भी आप जाते हो सबसे पहला क्या रहता, आपको क्या दिखता, whenever you go to a temple क्या दिखती, स्टेप्स। देवी की कोई भी मंदिर देखो आप, सब में स्टेप्स बहुत रहते, सीढ़ियां बहुत रहती हर एक मंदिर में, है ना। अब मान लो कि भाई अपन गए, है ना, अब क्या होता अपन जब जाते तो या तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते अपन, या तो बहुत ज्यादा आलस आता रहता। मान लो कि भाई आप बहुत एक्साइटेड है, आप आ गए इधर, और आपके साथ में जब गए तो फैमिली ट्रिप पे गए तो कोई ना कोई होगा ऐसा जिसकी उम्र ज्यादा होंगी, है ना, वो रह गए पहले इस पे, और आप जब तक पहुंच गए ऊपर, ठीक है। आप मान लो पहुंच गए किधर, ये 1 2 3 4 5 6 छठवें स्टेप पे आप है, ठीक है। अब ये है पहले पे, तो मुझे बताओ पहले से लेके छठवें पे आना है तो कितने कदम चलना पड़ेगा, कितने चलना पड़ेंगे, ठीक है। अब अगर गलती से आप 6 की जगह 10वें पे रहते, अगर आप 10th स्टेप पे तो कितने चलने पड़ेंगे, 50 पे रहेंगे तो, वेरी गुड। अब वही है, थोड़ा सा और आगे आ गए, ठीक है, ये आ गए इधर 6th पे, ये कहां पे आ गए, अब ये 6th से अगर मान लो यहां पे जाना है 20th पर, तो कितने कदम चलना पड़ेगा, 6 से 20 पे आने के लिए। देखो एक पे थे 10 पे गए तो 9 होना था, एक पे थे 50 पे आए तो 49 होना था, तो 6 से 20 पे जाएंगे तो कितना होना, 13 की 14, किसी को इस लगा 13 होना चाहिए, हाँ बराबर फंसे, 14 आएगा। देखो एक समझ लो एक बार समझ लो क्यों आएगा। देखो आप पहले क्या कर रहे थे मालूम है, 50 में से 1 माइनस कर रहे थे 49, 10 में से 1 माइनस कर रहे थे 9, बराबर। अभी आपने 20 में से 6 माइनस करना था 14, समझे क्या, आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं था कि यहां पे एक कम हो रहा तो इधर भी एक कम होना ही चाहिए, है ना, ऐसा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं था, बराबर। हाँ अब इससे एक चीज क्या अपने को समझ में आ रही कि अपने पास जो भी एपी है वो इसी तरीके से चलने वाला है। जैसे कि आपका फर्स्ट टर्म है, आपको अगर 10th टर्म निकालना है तो आपको डी कितने बार ऐड करना पड़ेगा, 9 बार। डी कितने बार ऐड करना पड़ेगा, अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म है और मुझे nth टर्म पे जाना है तो मुझे डी कितने बार ऐड करना है, n-1 बार, n-1 बार, क्योंकि आप फर्स्ट स्टेप पे ऑलरेडी है, मतलब पहला टर्म आपके पास ऑलरेडी है। तो अगर आपको nth टर्म चाहिए तो पहले कदम में कितने कदम और जोड़ेंगे आप, n-1 कदम। अब हर एक मंदिर की सीढ़ियों की विड्थ अलग अलग रहती, उसके हिसाब से डिफरेंसेस अलग अलग हो सकते है ना। फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू, अब एक अपन ने और देखा अभी 20 और 6 वाला, बराबर। अगर ये आपको समझ में आया है तो अपने को एमसीक्यू में बहुत मदद होती है। कैसे, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, Tm माइनस Tn, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ। 6 से लेके 20 तक जाना था तो कितने कदम चलना पड़ा, 14। 10 से लेके 20 जाना है तो
10। m से लेके n जाना है तो m माइनस n कदम चलने पड़ेंगे, m माइनस n कदम चलने पड़ेंगे। आया क्या समझ में? ये पक्का क्लियर है? अगर कोई मुझे बोलता है कि मेरे पास में 10th टर्म का वैल्यू है और 15th टर्म का वैल्यू है, तो मैं क्या निकाल सकता हूं? कॉमन डिफरेंस निकाल सकता हूं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके। 10 से लेके 15 जाने में कितने कदम है? 5, तो 5d का वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। ये आपको बहुत काम आएगा किसमें? एमसीक्यू में, है ना। अब एक्चुअल देखा जाए तो एपी यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली nth नंबर ऑफ टर्म वाले क्वेश्चंस के अंदर खत्म। अब सिर्फ सॉल्व करना है आपको। और आधा आप देखेंगे इसके अंदर जो भी चैप्टर है जो nth टर्म वाले क्वेश्चंस है, वो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके ओरल क्वेश्चंस है। अगर आपको ये समझ में आया जो हमने आज किया, वो आप ये समझो कि कौन से टर्म पे आप खड़े हो और कौन से टर्म पे आपको जाना है और हर एक कदम कितने का है। दैट इज माय कॉमन डिफरेंस। अगर ये समझ में आ गया तो आपको एपी पूरा समझ में आ गया। कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आप हर एक क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसमें में ज्यादा फॉर्मूलेज है ही नहीं। और ये फॉर्मूला भी जो है वो लॉजिकल फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा फॉर्मूलेज नहीं है ना। ये लिख लो पहले। कैसा दिमाग लगाया तुमने? 14 नहीं, 1 कम होने को ना बोले क्यों? डन। अब इसमें हम जैसे स्टार्ट करेंगे कोई भी चैप्टर को तो आपको बहुत बेसिक बेसिक चीज रहती है ना। तो फर्स्ट एक्सरसाइज विल बी आइडेंटिफाई कि एपी है या नहीं। कॉमन डिफरेंस बताओ क्या है अगर एपी है तो। फिर उसके अलावा आपको पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया है तो आप बताओ आगे के टर्म्स क्या क्या है ना। ये लिखा? ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, सिर्फ मैंने बोला आपको कि भाई ए का वैल्यू है 10 और डी का वैल्यू है 5, क्या आप एपी बना सकते? कैसे बनाएंगे? 10, 15, 20, 25, बराबर। ठीक है। अब अगर कोई बोले कि पहचानो एपी है या नहीं, तो कैसे पहचानेंगे? कॉमन डिफरेंस ले लेके, है ना। मान लो मैंने आपको दिया है कि एपी ऐसा 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, क्या ये एपी है? कॉमन डिफरेंस क्या ये एपी है? कैसे निकालेंगे अपन? सबसे पहला काम है जो भी स्क्वायर रूट में है उसको सिंप्लीफाई करना, है ना। ये तो √2 है ही, ये क्या बनेगा? 4 2 जा 2√2। ये क्या बनेगा? 9 2 जा 9 का स्क्वायर रूट। ये तो हर एक जो टर्म है किससे बढ़ रहा है? √2 से बढ़ रहा है। किससे बढ़ रहा है? तो आप अगला टर्म बता सकते कि क्या होगा? 5√2। यानी कि अगर ऑप्शन में आए तो 5√2 तो नहीं आएगा, क्या आएगा? √50। क्या आएगा? √50। एमसीक्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन एक साथ, है ना। अभी क्वेश्चन अगर आपको आने हैं तो ये इस टाइप में आएंगे। ऐसे क्वेश्चन देगा कि कोई आपको, ये आपको दिए कि इसके लिए अंडरस्टैंडिंग बेसिस के ऊपर कि आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बेसिक आपको समझ में आना चाहिए क्या एपी में है क्या एपी में नहीं। अब मान लो अगर मैं बोलता हूं आपको कि मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर टोटल जो है 800 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है हवा है, ठीक है। अब इसमें से 1/4 हवा बाहर निकाल ली तो कितनी निकल गई? 200 बाहर निकल गए। फिर और बचे हुए में 1/4 बाहर निकाल लिया, फिर और बचे हुए 1/4 बाहर निकाल लिया। तो ये जो हम लोग बाहर निकाल रहे हवा, ये पूरा जो आएगा क्या वो सीक्वेंस एपी में होगा? नहीं।
कैसा है? आप इसमें से निकालेंगे तो कितना आएगा? पहले 200, फिर 600 में से निकालेंगे तो कितना आएगा? 150, फिर 150 मतलब बचा कितना? 450, 450 का 1/4 करेंगे तो 100 कुछ तो 12 पॉइंट में आ जाएगा, तो होगा ही नहीं। 50-50 से कम हो रहा क्या? तो वो एपी में है क्या? नहीं। वही अगर मैं बोलूं कि भाई कोई एक मजदूर आदमी है ना, आपको जो है अपने घर के आसपास कुआं बनाना है, ठीक है, और आपने बोला भाई गड्ढे खोदने के लिए क्या पैसे लेंगे, तो वो क्या बोलता? पहले मेरे को ऑटो भाड़ा दे दो आप 50 रुपए, है ना, आने आना बहुत दूर पड़ता है इधर। फिर उसके बाद में जो है जितना मैं खोदूंगा हर 1 किलोमीटर का पैसा लूंगा 100 रुपए, बराबर। तो अगर 10 किलोमीटर खोदा उसने तो कितना लेंगा वो? कितने लेंगा? 1050। कितने लेंगा? तो 1 किलोमीटर के कितने लेने वाला है? 150। 2 किलोमीटर कितने लेगा? 250। 3 किलोमीटर कितने लेगा? 350। 4 किलोमीटर के, तो ये एपी में है क्या? हाँ। फर्स्ट टर्म क्या है इसका? 100। वही अगर मैं बोलूं कि भाई आप लोग एक बार जैसे जैसे कमाना शुरू कर दिए, फिर आपने डाली एफडी, फिक्स डिपॉजिट, है ना, सिंपल इंटरेस्ट वाली, आपने सबसे पहले डाल दिया, भाई पैसे आए, अगर आपकी बहुत ज्यादा थी तो आपने 1 लाख रुपए जो है डायरेक्ट डाल दिए, है ना, और आपने सोचा कि भाई मेरी इतनी कमाई है कि मैं हर महीने 1 लाख रुपए एफडी करते रहूंगा, है ना, तो 10% का आपको इंटरेस्ट अगर मिल रहा है, तो एफडी में क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो पहले महीने का इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 10% मतलब 10,000। फिर दूसरे महीने के अंदर इंटरेस्ट नहीं, ये पहले साल का मिलता है ना। फिक्स डिपॉजिट करते ना, सिंपल इंटरेस्ट पर एनम रहता, महीने का रहता क्या? एक साल के 10,000, दूसरे साल के और 10,000, तीसरे साल के और 10,000। तो अगर टोटल इंटरेस्ट के बारे में बात करूं मैं, एट द एंड ऑफ 1 ईयर टोटल इंटरेस्ट विल बी 10,000, एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स 20,000, एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। तो ये एपी में है क्या? वही अगर कंपाउंडेड रहा तो कंपाउंड इंटरेस्ट एपी में होगा क्या? ये समझता सबको? पक्का? इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आता नहीं? ठीक। अब जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर पहले क्वेश्चन ये वाले हैं कि भाई आप बताओ एपी है या नहीं है। जैसे अगर हमारे पास में कोई गाड़ी है, हमने क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में देखा था कि फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होता है। मान लो भाई वो बोलता 50 रुपए लूंगा पहले के 2 किलोमीटर के, और फिर हर किलोमीटर के 20 रुपए प्रति किलोमीटर, तो क्या ये एपी में है? पहली बात तो क्या एपी में? टोटल फेयर एपी में है क्या उसके अंदर? हाँ। कैसे? पहले 2 किलोमीटर का 50 तो ले लिया उसने, फिर उसके बाद हर किलोमीटर का बढ़ रहा है 20-20 से, मतलब एक डिफरेंस कॉमन है जिससे उसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो हम यहां बोल सकते हैं यस इट इज इन एपी। एंड निकालो टेक्स्ट बुक। पहली एक्सरसाइज तो बहुत सिंपल है, अपन एक बार देख लेते हैं, उसमें से काफी क्वेश्चन तो अपन देख चुके हैं। बताओ एनसीईआरटी में 5.1 पहला वाला टैक्सी फेयर वाला क्या एपी में है? दूसरा अमाउंट प्रेजेंट इन एयर सिलेंडर, नो। थर्ड कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल, यस। अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर 10,000 डिपॉजिटेड, कंपाउंड इंटरेस्ट, नो। सिंपल इंटरेस्ट, हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में ए और डी दिया है, आप एपी निकाल सकते क्या? क्वेश्चन नंबर 3 में जो है कॉमन डिफरेंस देखना है, फर्स्ट टर्म देखना है, निकाल सकते अपन। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वापस देखना है कि क्या वो एपी में है, अगर वो एपी में है तो कॉमन डिफरेंस निकालना है और आगे के 3 टर्म निकालना है। ये भी हम लोगों ने अभी देखा, एक एक क्वेश्चन उसके समझ में आया अपने को। तो वापस वही है, आपको भी स्कूल के अंदर बोला जाऊंगा कि पूरा का पूरा लाना है करके, है ना। आप लोगों ने इसमें पहले के 2 तो नहीं भी किया चलता, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 लाएंगे करके, ठीक है। एक बार हाथ घुमा लो क्वेश्चन नंबर 3 और 4। अगर ऐसा लगता है कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा तो पूछेंगे। इसमें 1-2 क्वेश्चन मैं लेता हूं आपको, आप बताओ। ये देखो ए, 2a, 3a, 4a, क्या ये एपी में है? ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए रेस्ट 4, क्या ये एपी में है? √3, √6, √9, √12, क्या ये एपी में है? नो। 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, क्या ये एपी में है? चेक करने का, डायरेक्ट बोलने का नहीं कुछ भी, है ना। अपन चेक करेंगे, देखो क्या है, कंसेक्यूटिव नहीं बोले हुआ है,
पहले देख लेते हैं है क्या नहीं है। ये 1, ये कितना है, ये कितना, ये कितना है क्या, नहीं। एक था अपने पास में 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 73, ये 1, ये 25, ये 49, ये 73, ये है। तो एकदम बहुत फाइनल कंक्लूजन पे जल्दी आना नहीं, एकदम आपको सिंपली एकदम आंखों से दिख रहा तो बात अलग, नहीं तो अगर नंबर्स कंटिन्यूस नहीं है, उसके स्क्वायर क्यूब थोड़े बहुत है दिए हुए लेकिन डिफरेंस है नंबर्स में कुछ, तो एक बार 2-3 टर्म्स निकाल के देख लेना वेरीफाई करने के लिए, बराबर। इसमें तो 73 दे दिया इसलिए अपन दिमाग लगाया, अगर 73 नहीं देते और सिर्फ 3 टर्म देके अपन डॉट 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 करते तो कई बार हो सकता था इसके चक्कर में इसको भी आप बोलते थे कि एपी नहीं है, बराबर। ये सबके डिफरेंस 24 है हमें पता है, तो वो अपन ने चेक करना है, भूलना नहीं, ठीक है, पक्का। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन उसके हुए। सेकंड एक्सरसाइज के अंदर 2 चीजें हैं, एक है टेबल, उसके बाद है वर्ड फॉर्मूलास। लेट अस स्टार्ट विद टेबल, जिसमें अपन फॉर्मूलास देख करके पहले कंफर्टेबल हो जाते हैं फॉर्मूलास के साथ। अब हमें पता है कि फॉर्मूला जो हमारे पास है वो क्या है, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस, क्या क्या दिया है, टी एन है, ए है, एन है, डी है, मतलब ऑब्वियस है 4 में से कितने वैल्यू देंगे वो लोग, एक अपने को निकालना है, मतलब लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, बराबर। पहला जो दिया है अपने को बॉक्स, उसमें बोला है ए का वैल्यू 7, डी का वैल्यू 3, एन का वैल्यू 8, और वो बोल रहे एन का वैल्यू निकाले। जो टी एन मतलब कि ए नहीं होता यहां पर, स्टेट बोर्ड को है वो, सीबीएसई को ए एन है, ठीक है। अभी ए एन के लिए फॉर्मूला है अपना ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए का वैल्यू 7 प्लस एन का वैल्यू कितना दिया है। अब हमेशा याद रखना ये हमेशा एक वैल्यू कम चलता है, 8 माइनस 1 इंटू 7 प्लस 20, ये क्वेश्चन नंबर, स्टार्ट राइटिंग। अभी देखो अपनी टेस्ट बंडल्स के अंदर जो है ये चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है नेक्स्ट वीक तक के, तो अगर आप वो बंडल पूरा चेक करेंगे तो एक 1/3 सीरीज जो है जैक की वो पूरी कंप्लीट हो जाएंगी अपनी 1 2 3 4 5। उसका 80 मार्क्स का पेपर लूंगा मैं आइदर जुलाई एंड लास्ट वीक संडे या फिर जुलाई फर्स्ट वीक संडे, ठीक है, तो आप रेडी रहेंगे। और इसके बाद का जो हफ्ता है 15th के बाद, आप 15th के बाद के वीक्स में रेडी रहो। एक आपका रिफ्रैक्शन वाला जो पार्ट है वो बचा है अपना टेस्ट का, वो हो जाएगा, उसके बाद में एपी होगा, उसके बाद रिफ्रैक्शन प्लस ह्यूमन आई होगा, एंड देन वी विल हैव 80 मार्क्स। तो मेरे 15 जुलाई के बाद में 4 टेस्ट रहेंगे पाइपलाइन में, 3 40 मार्क के और 1 80 मार्क का, तो आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। डन एवरीवन। चलो अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाए चलेगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, आप लोगों के पास में बुक है, आप स्टार्ट कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ सॉल्व करके देता, आप चेक करते जाओ सही है आपका नहीं है, ठीक है। सेकेंड वाले में दिया है अपने को ए का वैल्यू है -18, डी का वैल्यू नहीं पता, एन का वैल्यू 10 और एन का वैल्यू 0। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन का वैल्यू 0 -18
प्लस 10 में से एक गया तो 9d, -18 यहाँ पे आया तो +18, 9 टाइम्स डी। 9 को किससे मल्टीप्लाई किया तो 18 आता 2, तो डी का वैल्यू थर्ड में बोला है ए का वैल्यू नहीं पता हमें, और डी का वैल्यू है -3, और एन का वैल्यू है 18, और ए एन का वैल्यू है -5। तो वापस ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन है -5, ए प्लस 18 में से क्या है तो 17 इंटू -5, ए -51 यहाँ पे आए तो प्लस 51 - 5 इज ए, तो ए का वैल्यू इज 26। फिर लेते हैं फोर्थ। ए का वैल्यू है -18.9, डी का वैल्यू है 2.5, एन का वैल्यू पता नहीं है, और ए एन का वैल्यू है 3.6। इसमें वापस वही है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन -1 इंटू 3.6 -18.9 एन -1 इंटू 2. -18.9 यहाँ पे आया तो 18.9 3.6 एन -1 इंटू 2. इसको ऐड करेंगे 18 और 3 21, और ये 1.5 22.5 अपॉन 2.5। ये 2.5 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे आके 25 1 जा 25, 9 जा एक ही डेसिमल है तो 9। अब किस में से एक निकालो तो 9 मिलेगा, तो एन का वैल्यू, एन की वैल्यू निकालने के लिए हमेशा एक चीज याद रखना है स्टार मार्क करके कि अपने को 1 ऐड करना है। हम लोग मेथड्स के लिए यही फॉर्मूला या यही तरीका इस्तेमाल करेंगे कि पहले डी को डिवाइड, ए वहां पे जाके माइनस डी डिवाइड 1 ऐड। देख लो आए क्या आपको? हाँ, ये तीनों हो गए सबके। किसका बचा है? रेज द हैंड्स। किसी का नहीं? स्पीड बढ़ाओ फिर। ऑलमोस्ट सबके हो गए तो एक करेक्ट आए सबको। वैसे इसमें है ही नहीं कुछ, मेन तो क्वेश्चन है जहां पे आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि वर्ड प्रॉब्लम्स की क्वेश्चन क्या है, बाकी सॉल्व तो करने के लिए आपको आ जाएगा। लेते आगे, डन। फोर्थ वाला है, हो गया। फिफ्थ वाला है, ए का वैल्यू इज 3.5, डी का वैल्यू इज, एन का वैल्यू इज 105, और ए एन का वैल्यू निकालना है। ये तो सबसे सिंपल वाला क्वेश्चन था, ए प्लस एन -1 डी। देखा जाए तो मुझे पता है डी का वैल्यू 0 मतलब बढ़ ही नहीं रहा वो, और फिर भी फॉर्मूले के हिसाब से लिखना है तो अपन लिख लेंगे, है ना। ए एन इज इक्वल्स टू 3.5 प्लस 104 इंटू 0 हो गया, ठीक है। चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ऊपर 30th टर्म निकालना है इसका, 10 7 4 30th टर्म निकालना है, मतलब ए 30 निकालना है। ए 30 क्या होगा? ए प्लस 29 डी। ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे 10, और 29 इंटू डी का वैल्यू क्या है? देखो 3 3 कम होते आ रहा ना, तो माइनस 29 3 जा 87, 30 इंटू 3 करेंगे, एक 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 माइनस कर लेंगे। 10 माइनस 87 कितना? -77। सो 30th टर्म ऑफ द एपी इज -77। ये कैसे है समझा सबको? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन -1 डी। इसलिए हमने पहले ही वो एग्जांपल लिया था कि 38th स्टेप पे जाना है तो ए प्लस 29, मतलब कितने कदम चलना है एक्स्ट्रा? 29। दूसरा एमसीक्यू देखो, 11th टर्म ऑफ द एपी।
11th टर्म मतलब कि A11 निकालना है और AP क्या दिया है -3 -1/2। तो इसमें कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे अपन -½ -3 सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस -½ और +3 3 में से आधा गया तो 2.5 यानी 5/। आपको चाहिए कौन सा टर्म तो A11 इक्वल्स टू A का वैल्यू क्या है +10 इंटू 5/2 2 1 2 5 -3 +20 लिख लो ऑप्शन बी। चेक कर लो एक बार। स्पीड ज्यादा हो रही क्या तो बोलो मैं स्लो करता। बराबर है पक्का। इसके आपको एग्जाम्पलर कैरी करना है, मैं आपको मार्क करा के दे दूंगा पहले ही क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम्पलर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन है एपी के। अगर आप एग्जाम्पलर निकालेंगे तो आपको एटलीस्ट 1/4 या 1/10 बुक के आसपास जो है आपको एग्जाम्पलर में एपी दिखने वाला है। एपी का चैप्टर बहुत बड़ा है, 4-5 चैप्टर के जितने पेजेस नहीं होंगे उतने चैप्टर उतने अकेले एपी के पेजेस है। इसमें क्वेश्चंस के बनने के चांसेस जो अच्छे वाले क्वेश्चन से बहुत बनते हैं इसमें, फिर भी आपको बहुत कुछ रिड्यूस कर दिया, वरना और ये चैप्टर में कुछ भी रिड्यूस है नहीं। ठीक है ना। इसके अंदर आपको एक ऑप्शनल एक्सरसाइज आती है, उसमें स्टार मार्क किया था कि द क्वेश्चंस आर नॉट फॉर एग्जाम, लेकिन वही आते थोड़े नाम बदल के आ जाएंगे, है ना। वो बोलते ये नहीं आ रहे, इसके जैसे आ सकते, लेकिन और ये बार के एग्जाम में तो ऐसा कुछ था कि कोई भरोसा ही नहीं था क्या आ रहा था और क्या नहीं आ रहा था। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन बॉक्सेस, ये तो आपको आएगा, ये इजी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 इज, सबसे पहला काम इसमें यह है आइडेंटिफिकेशन। जो आपने पहला बॉक्स देखा था ना, आपको वैल्यूज दिए थे, अब आपको पहले यहां पे वो बॉक्स के से वैल्यूज बनाने। ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू नहीं पता, ए एन का वैल्यू ये आ गया तो खत्म हो गया। फिर अगर आपने पूरे क्वेश्चन को इस तरीके के ये फॉर्मेट में अगर डाल दिया तो कुछ बचा ही नहीं फिर, है ना। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, ठीक है, 78 इज इक्वल्स टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू, ये 3 यहां पे आके तो 75 इज एन माइनस 1 इंटू, ये 5 यहां पे 75 डिवाइड बाय 5 कितना होगा इज इक्वल टू एन माइनस, देयरफॉर एन का वैल्यू, हेंस 78 इज 16th टर्म ऑफ द एपी। लिख दो। आपको जो क्वेश्चन दिए वो इतना आप लाओ कंप्लीट करके, बाकी अपन कल कंटिन्यू करते हैं। किसी टेक्स्ट बुक है ये अच्छा, सबके एग्जाम 15-16 तक हो जाएंगे ना कंप्लीट, उसके बाद ही फिर टेस्ट शेड्यूल करता हूँ। हाँ वो बॉक्स वाले जो क्वेश्चन है वो करके लाओ आप, अगर नहीं समझ में आए तो पूछो मेरे को।